हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई स्पेशल सेंटर। दिस इज प्रणय कुमार सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परफेक्शन आईएएस द्वारा संचालित किए जा रहे टेस्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत जो प्रश्न होंगे वह मुख्य रूप से इंडियन ज्योग्राफी एवं बिहार स्पेशल ज्योग्राफी से संबंधित हैं। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है और 3 प्रमुख नदी प्रणाली नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का स्रोत है। यानी कि बताना है आपको कि निम्न में से कौन से ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनके द्वारा नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का स्रोत है, यानी कि जिनके द्वारा नर्मदा, जोहिला और सोन नदी निकलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अचानकमार अमरकंटक। ये जो अचानकमार और अमरकंटक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवस्थित हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, रोहतास पठार या कैमूर पठार का निर्माण किस काल में हुआ। यदि रोहतास पठार या कैमूर के पठार की बात करें तो इसका जो निर्माण है वह प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व दिशा में राजस्थान से पश्चिम बंगाल की ओर यात्रा कर रहा है तो नीचे दी गई नदियों को पार करने का सही क्रम है। अर्थात आपको यह व्यवस्थित करना है कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो नीचे जो नदी दी हुई है उनको पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा एक बनास नदी के बाद हो जाएगा बेतवा, यानी कि एक के बाद हो जाएगा 2 बेतवा के बाद हो जाएगा 3 सोन और इसके बाद हो जाएगा 4 अर्थात सुवर्ण रेखा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है, सुंदरवन वेटलैंड सबसे बड़ा रामसर स्थल है। देखिए, पहला नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। और सुंदरवन वेटलैंड की यदि बात करें तो सुंदरवन जो वेटलैंड है वह वेस्ट बंगाल में अवस्थित है। दूसरा कह रहा है, उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स की संख्या सबसे अधिक है। देखिए, दूसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि तमिलनाडु में रामसर साइट्स की संख्या सर्वाधिक था, तो 16 है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि छत्तीसगढ़ में एक भी रामसर स्थल नहीं है, तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। प्रश्न कह रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 1 एवं 3 नंबर जो विकल्प है वो सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है, श्रीलंका का हिस्सा कच्चा तीबू नाम का एक छोटा निर्जन द्वीप हाल ही में खबरों में रहा है। इस संदर्भ में पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा विवादित द्वीप का सटीक स्थान है। यानी कि आपको यह बताना है कि जो कच्चा तीबू द्वीप है वह किस क्षेत्र की ओर अवस्थित है। तो यदि कच्चा तीबू द्वीप की हम लोग बात करें तो यह रामेश्वर के उत्तर पूर्व में अवस्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यह जो कच्चा तीबू है वह पूर्व में भारत का हिस्सा था, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसे श्रीलंका को हस्तांतरित कर दिया गया। तो प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में वर्तमान समय में कच्चा तीबू द्वीप अवस्थित है। नेक्स्ट 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया। इस संदर्भ में बिहार निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार जो है वह मध्य गंगा के मैदान में के अंतर्गत शामिल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, जो कि 4096.6 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस संदर्भ में बताइए कि भारत एवं बांग्लादेश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के साथ बांग्लादेश की सीमा साझा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। सॉरी। दूसरा कह रहा है, त्रिपुरा बिल्कुल सही है, मिजोरम बिल्कुल सही, असम बिल्कुल सही और मेघालय बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण लहोनक झील एक हिमनद मोरईन क्षतिग्रस्त झील है, जिसमें हाल ही में हिमनद झील विस्फोट बाढ़ देखी गई है। तो बताइए कि दक्षिण लहोनक झील किस स्थान पर अवस्थित है। यदि दक्षिण लहोनक झील की बात करें तो जो दक्षिण लहोनक झील है वह उत्तर पश्चिम सिक्किम में अवस्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में लिथियम भंडार के बारे में गलत कथन का पहचान करना, यानी कि जो विकल्प दिए हुए हैं 1, B, C एवं D, इनमें से आपको भारत में लिथियम भंडार की उपस्थिति के संदर्भ में असत्य कथन यानी कि गलत कथन का चयन करना है। पहला नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर में एक महत्वपूर्ण लिथियम भंडार की खोज की गई, बिल्कुल सही। जम्मू और कश्मीर में पहचाने गए लिथियम भंडार रियासी जिले में अवस्थित है, यह भी सही है। नेक्स्ट है कि इन नए खोजे गए भंडार के कारण भारत लिथियम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। देखिए वर्तमान समय में भी भारत जो है वह लिथियम के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है, भारत में इसके आर्थिक महत्व के कारण इस फसल को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। अब देखिए सपोज यदि किसी भी प्रश्न में व्हाइट गोल्ड की चर्चा की जाती है तो आप वैसे ही समझ जाएं कि व्हाइट गोल्ड का मतलब हो गया कपास। अब हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि इसे लंबे समय तक ठंड से मुक्त अवधि के साथ गर्म और धूप वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। तो बताइए कि उपर्युक्त वाक्यांश में निम्न में से किस फसल को संबोधित किया गया है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि जैसे ही किसी प्रश्न में व्हाइट गोल्ड की चर्चा की जाती है तो आप लोग समझ जाएं कि कपास की चर्चा की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। तो देखिए मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य बिल्कुल सही, बांदीपुर और मुकुथ ये जो तीनों है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। इस संदर्भ में बताइए कि निम्न में से भारत में शीर्ष 3 कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी कि यह जो प्रश्न है वह स्पष्ट रूप से पूछ रहा है कि आपको बताना है कि भारत में 3 सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन कौन है। यदि कॉफी उत्पादक राज्य की बात करें तो भारत का 70% कॉफी का उत्पादन अकेले कर्नाटक करता है, यानी कि पहला स्थान पर हो जाएगा कर्नाटक। तो देखिए हम लोग कर्नाटक को विकल्प सिलेक्ट कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर हो जाएगा तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर हो जाएगा केरल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि कोई कर्क रेखा के साथ गुजरात से मिजोरम की ओर जा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का सही कालक्रम होगा जिसे कि वह पार करेगा। यानी कि यह जो प्रश्न कह रहा है कि आपको बताना है कि भारत में कर्क रेखा जो है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए यदि भारत में कर्क रेखा की बात करें तो भारत में कर्क रेखा मुख्य रूप से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो प्रश्न कह रहा है कि जिसे वह पार करेगा उसका क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत में एक राज्य सरकार ने सर क्रीक और कोरी क्रीक को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया है। तो बताना है कि सर क्रीक और कोरी क्रीक भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं। तो जो सर क्रीक और कोरी क्रीक है ये दोनों भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में अवस्थित हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात गुजरात के कच्छ जिला। लेकिन यहाँ प्रश्न में सिर्फ राज्य पूछा गया है तो इसी कारण राज्य के रूप में हमने गुजरात दिया, लेकिन यदि स्थान पूछ लेता या जिला तो गुजरात राज्य का कच्छ जिला। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए जो 15 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आपको एक तरफ दिया हुआ नदी और दूसरे तरफ उस नदी पर अवस्थित बांध दिया हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला दिया हुआ है बैथन बांध बराकर नदी, देखिए बैथन बांध बराकर नदी पर है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है टेहरी बांध कावेरी। टेहरी बांध की बात करें तो टेहरी बांध कावेरी नहीं बल्कि यह जो टेहरी बांध है वह भागीरथी नदी पर अवस्थित है। तो दूसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कल्लनई बांध भागीरथी नदी। देखिए यह कल्लनई बांध भागीरथी नहीं बल्कि यह कावेरी नदी पर अवस्थित है, यानी कि दूसरा और तीसरा नंबर जो विकल्प है इसे अपोजिट लिख दिया गया है। तो दूसरा और तीसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। तो अब इसके आधार पर यदि हम लोग आंसर को सिलेक्ट करें तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1, 4 और 5 नंबर जो विकल्प हैं वे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, उनके पारिस्थितिक महत्व को ध्यान में रखते हुए
हाथियों को जैव विविधता संरक्षण की प्रमुख प्रजातियों में से एक माना जाता है। इस संदर्भ में बताइए कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रोजेक्ट एलिफेंटा लॉन्च किया था। यदि प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट के लॉन्च किया गया था, और 1973 ईस्वी में ही प्रोजेक्ट टाइगर को भी भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। संभवतः 2010 ईस्वी के आसपास भारत सरकार द्वारा हाथी मेरा साथी नाम से कार्यक्रम को भी लॉन्च किया गया है। हाथी मेरा साथी, तो आप लोग इसे कन्फर्म हो लीजिएगा। हाथी मेरा साथी अभियान संभवतः 2010 ईस्वी के आसपास प्रारंभ किया गया है, लेकिन प्रश्न कह रहा प्रोजेक्ट एलिफेंटा, तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंटा है उसे 1992 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिमालय के उत्थान से पहले जो नदियां अस्तित्व में थी उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। यदि पूर्ववर्ती नदी की हम लोग बात करें तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और गंडक, ये जो 4 नदियां हैं वो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। यानी कि इन नदियों के जो अस्तित्व है वो हिमालय पर्वत के पहले से ही इसका अस्तित्व देखने को मिलता है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2, 3 और 4 सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और गंडक नदी है जो कि पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि भारत में समय सुबह 8 बज रहा हो तो ग्रीनविच रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर एक साथ क्रमशः क्या समय होगा। तो देखिए इस समय टाइप का जो प्रश्न है वह पूर्व में बीपीएससी द्वारा संभवतः 69वीं बीपीएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसको अनुसार यदि सॉल्व करने के बाद इसका यदि हम लोग आंसर की बात करें तो आंसर निकल कर आ रहा 2:30 बजे पूर्वाह्न और 2:30 बजे अपराह्न, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में हीट वेव की घटना में योगदान देने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। पहला कह रहा है उच्च दबाव प्रणाली के कारण लंबे समय तक साफ आसमान और तीव्र सौर विकिरण होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा शहरी हीट द्वीप, जहां शहरी क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां और बुनियादी ढांचे के कारण उच्च तापमान का अनुभव होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है वनों की कटाई और हरे आवरण में कमी के कारण सतह का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हीट वेव का जो उपयुक्त तीनों जो कारण है वो हीट वेव का भारत में हीट वेव का कारण है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है डुगोंग या समुद्री गाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर स्टेटमेंट दिया हुआ है डुगोंग को IUCN की रेड लिस्ट के तहत सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है डुगोंग शाकाहारी समुद्री स्तनधारी हैं जो मुख्य रूप से समुद्री घास खाते हैं, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है डुगोंग नेविगेशन और शिकार के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं। तो देखिए यह जो इकोलोकेशन का उपयोग है वह मुख्य रूप से डुगोंग द्वारा नहीं बल्कि डॉल्फिन द्वारा किया जाता है, तो तीसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। चौथा कह रहा है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु के पाक खाड़ी में स्थापित किया गया है, यह भी सही है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न कह रहा है अरावली पर्वतमाला विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में से एक है। इस संदर्भ में अरावली पर्वतमाला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि यह उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित है। तो देखिए यह जो अरावली पर्वतमाला है उत्तर पश्चिम दिशा नहीं बल्कि जो अरावली पर्वतमाला है वह दक्षिण पश्चिम दिशा में अवस्थित है, तो पहला नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है यह तांबा, जस्ता, सीसा जैसे खनिज संसाधनों के भंडार से समृद्ध है, बिल्कुल सही। तीसरा बनास, साहिबी और लूनी नदियां अरावली पर्वतमाला से होकर बहती हैं, यह भी सही है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न कह रहा है नहर के निम्नलिखित नाम और उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में गलत युग्म का पहचान करें। पहला कह रहा है इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, देखिए पहला बिल्कुल सही है। दूसरा सरहिंद नहर उत्तराखंड, यदि हम लोग सरहिंद की बात करें तो यह उत्तराखंड में नहीं बल्कि पंजाब राज्य में सरहिंद नहर अवस्थित है, तो बी नंबर विकल्प गलत हो गया। अब चूंकि प्रश्न कह रहा है कि कौन सा गलत युग्म है तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत खनिज संसाधनों से समृद्ध है लेकिन इसका वितरण असमान है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
और उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। पहला नंबर दिया हुआ है कि उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो देखिए पहला नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है भारत में महाराष्ट्र मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यह भी सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। देखिए यदि बॉक्साइट के उत्पादक राज्य की बात करें तो भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो उत्पादन है वह उड़ीसा में किया जाता है, अर्थात तीसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 नंबर जो विकल्प है वे सही है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संबंध में। देखिए प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि यह केवल गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए यदि इंडिया की मैप के अंतर्गत हम लोग पश्चिमी घाट को समझने का प्रयास करें तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया वह होगा गुजरात, उसके जस्ट नीचे हो गया महाराष्ट्र, उसके जस्ट नीचे हो गया गोवा, उसके बाद हो गया कर्नाटक और उसके बाद वाला जो बेल्ट हो गया वह हो गया केरल। तो पहला नंबर जो विकल्प है बिल्कुल सही हो गया। दूसरा कह रहा है पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी दोनों किनारों पर तीव्र ढलान है, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख केरल में अवस्थित है, तो यह भी सही है। तो प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2 और 3 तीनों नंबर जो विकल्प है वे गलत हैं। यानी कि इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों नंबर जो विकल्प है वह गलत है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यह राज्य की दूसरी सबसे बड़ी एस्टुरिन प्रणाली है जो कई मैंग्रोव प्रजातियों का समर्थन करती है और साइट पर गंभीर रूप से लुप्तप्राय भारतीय सफ़ेद दुम वाले गिद्ध को देखा जा सकता है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस रामसर साइट का वर्णन किया गया है। तो देखिए यह जो रामसर साइट्स है मुख्य रूप से अष्टमुडी रामसर साइट्स की चर्चा की गई है और जो अष्टमुडी रामसर साइट है वह केरल राज्य में अवस्थित है, यानी कि अष्टमुडी रामसर साइट केरल में अवस्थित है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि चिल्का झील की बात करें तो भारत का प्रथम झील था जो कि रामसर स्थल में शामिल किया गया था और चिल्का झील वर्तमान समय में उड़ीसा में अवस्थित है। इसी प्रकार सुंदरबन की बात करें तो वर्तमान समय में वेस्ट बंगाल में अवस्थित है और यदि वेम्बनाड की बात करें तो वेम्बनाड भी जो है वह केरल राज्य में ही अवस्थित है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में हाल के वर्षों में सबसे अधिक औसत दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा हुई है। यानी कि प्रश्न कर रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में हुई है। तो आप सारे लोग जानते होंगे कि जो बिहार है, बिहार का किशनगंज जिले में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न कह रहा है तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से कथन हैं वे सही हैं। पहला, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान संकरा है और इसमें अधिक प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए पहला नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संकरा है, यानी कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वह अधिक संकरा है। पश्चिमी तटीय मैदान का अधिक संकरा होने का कारण है क्योंकि इस क्षेत्र में जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और चूंकि नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण अधिकतर पूर्वी तटीय क्षेत्र की ओर किया जाता है, इसी कारण जो पूर्वी तटीय मैदान है वे अधिक चौड़े हैं। तो पहला नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। दूसरा नंबर विकल्प कह रहा है कि कायल पश्चिमी तटीय मैदानों में पाए जाने वाले बैक वाटर चैनल को संदर्भित करते हैं। देखिए दूसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 और 2 दोनों नंबर जो विकल्प हैं वे गलत है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमालय के लिए सही है। पहला, इसके कारण उत्तर भारत में भारी वर्षा होती है। पहला नंबर जो विकल्प है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यह भारत को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है, यह भी सही है। तीसरा, यह कई 12मासी नदियों का स्रोत है। 12मासी नदियों का मतलब हो गया वैसी नदियां जो वर्ष भर ही बहती हों। तो तीसरा नंबर विकल्प भी सही हो गया। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों नंबर जो विकल्प हैं वे सही हैं।
नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। यदि अधिकतम जनजातीय जनसंख्या की हम लोग बात करें तो जो असम राज्य है उसमें अधिकतम जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पर्वतीय दर्रा दिया हुआ है, दूसरे तरफ उस दर्रे से संबंधित राज्य दिया हुआ है। तो यदि सिपकीला दर्रा की हम लोग बात करें तो सिपकीला जो दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, अर्थात ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है नीति पास यानी कि नीति जो दर्रा है वह उत्तराखंड में अवस्थित है, यानी कि बी का हो जाएगा 3। और इसी प्रकार यदि नाथुला की बात करें तो नाथुला सिक्किम में अवस्थित है, अर्थात सी का हो जाएगा 4। और जो बोमडिला दर्रा है वह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, यानी कि डी का हो जाएगा 1। अब इसका आधार पर यदि हम लोग आंसर को सिलेक्ट करें तो आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। पहला, कर्क रेखा झारखंड, त्रिपुरा और मणिपुर से होकर गुजरती है। तो यदि कर्क रेखा और भारत की हम लोग बात करें तो भारत में मुख्य रूप से जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो जो कर्क रेखा है वह संभवतः 16 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा झारखंड, त्रिपुरा और मणिपुर से होकर गुजरती है। पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। तो देखिए पहला नंबर जब स्टेटमेंट गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ बी ही एकमात्र है जिसमें कि एक नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, भूवैज्ञानिक समय पैमाने में निम्नलिखित पर्वतों के निर्माण का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है। तो देखिए यदि सबसे पहले इस पर्वत के निर्माण की बात करें तो सबसे पहले पर्वत का जो निर्माण हुआ था वह है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बाद पूर्वी घाट का निर्माण हुआ था, यानी कि 1 के बाद हो जाएगा 4। और इसके बाद हम लोग बात करें तो दक्कन का पठार का निर्माण हुआ था। और सबसे अंत में यानी कि सबसे नवीनतम पर्वत है भारत में वह हिमालय पर्वत है। तो इसका आधार पर आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, हिमालय में द्वार निर्माण के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, डुआर्स दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाए जाने वाले जलोढ़ बाढ़ के मैदान है। तो देखिए पहला नंबर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है द्वार क्षेत्र कॉफ़ी बागानों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो देखिए यह जो द्वार का जो क्षेत्र है कॉफ़ी उत्पादन नहीं बल्कि द्वार क्षेत्र मुख्य रूप से चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दूसरा नंबर जो विकल्प है वो गलत हो गया। अब प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि केवल और केवल एक नंबर जो विकल्प है वे सही है। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित मैदानों का भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही, ध्यान दीजिएगा, बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि सबसे छोटा उसके बाद सबसे बड़ा। तो यदि प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो देखिए यदि हम लोग राजस्थान का मैदान की बात करें तो जो राजस्थान का मैदान है उसका क्षेत्रफल है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा के मैदान का जो क्षेत्रफल है वह है 56,275 स्क्वायर किलोमीटर। और गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और पंजाब हरियाणा का मैदान है इसका भी लगभग जो क्षेत्रफल है वह 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास ही है। तो इसका आधार पर ये जो विकल्प दिए हुए हैं ये जो विकल्प हैं वो गलत दिए हुए हैं। तो इसके आधार पर हम लोग इस विकल्प के आधार पर हम लोग इसका आंसर को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसी कारण मैंने बता दिया कि ब्रह्मपुत्रा का मैदान सबसे छोटा है, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा 3। इसके बाद हम लोग राजस्थान का मैदान की चर्चा करेंगे तो उसके बाद दूसरा नंबर पर हो जाएगा राजस्थान का मैदान। उसके बाद तीसरा नंबर पर हो जाएगा पंजाब हरियाणा का मैदान। और सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वह है गंगा का मैदान, यानी कि 3, 1, 4, 2। इसका आधार पर जो विकल्प है वे गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया हुआ है, महादेव की पहाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों का घर है। तो देखिए यह जो महादेव की पहाड़ियाँ हैं वे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वनों का घर है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, राजमहल पहाड़ियाँ पश्चिम मध्य भारत में अवस्थित हैं। तो दूसरा नंबर जो विकल्प है
कि राजमहल की पहाड़ियाँ पश्चिम मध्य भारत में अवस्थित हैं। तो देखिए दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। राजमहल जो पहाड़ियाँ हैं वह मालवा क्षेत्र में अवस्थित हैं। और तीसरा कह रहा है मालवा पठार में सौरिया पहाड़ियाँ और माल पहाड़ियाँ जनजातियाँ निवास करती हैं। तो तीसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन गलत है। देखिए पहला नंबर स्टेटमेंट है कि बुंदेलखंड पठार मुख्य रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मध्य फैला हुआ है। तो पहला नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यदि हम लोग बुंदेलखंड पठार की चर्चा करें तो राजस्थान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य बुंदेलखंड का पठार अवस्थित है। तो पहला नंबर जो विकल्प है वो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि विदर्भ दक्कन पठार के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। तो जो विदर्भ है वो दक्कन पठार के दक्षिणी नहीं बल्कि उत्तरी भाग में अवस्थित है, इसी कारण दूसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। तीसरा नंबर विकल्प कह रहा है बघेलखंड पठार छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में स्थित है। तो देखिए तीसरा नंबर जो विकल्प है वह सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, ध्यान दीजिएगा गलत कथन का चयन करना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहला और दूसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत है। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस राज्य से संबंधित राजकीय पशु दिया हुआ है। तो और इसके आधार पर बताना है कि कौन सा युग्म है वह गलत सुमेलित है। तो पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा बिल्कुल सही है, बिहार गौर बिल्कुल सही है, झारखंड का भारतीय हाथी और पश्चिम बंगाल का फिशिंग कैट यह भी सही है। यानी कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो कोई भी युग्म गलत सुमेलित नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3 एवं 4 चारों जो विकल्प दिए हुए हैं वो सही है। इसके आधार पर हमारा आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ध्यान दीजिएगा सही सुमेलित है चिल्का झील वेस्ट बंगाल। देखिए पहला नंबर गलत होगा, क्योंकि चिल्का झील वेस्ट बंगाल नहीं बल्कि चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कोलेरू आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही। पुलिकट झील कर्नाटक, पुलिकट कर्नाटक नहीं बल्कि पुलिकट झील जो है वह तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है पुलिकट झील। तो तीसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। तो अब देखिए प्रश्न कर रहा है कि कौन सा उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि केवल और केवल दूसरा नंबर जो विकल्प है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यह जो प्रश्न है वह असर्शन और रीजन से संबंधित है। कथन में कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में प्राकृतिक बंदरगाहों की सघनता अधिक देखने को मिलती है। तो देखिए पहला नंबर जो विकल्प है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है यानी कि इसका जो कारण है कि पश्चिमी घाट की उपस्थिति के कारण पश्चिमी तट जलमग्न तट का अनुभव करता है। तो देखिए यद्यपि दोनों सही है लेकिन यह एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है दक्कन पठार की निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार करें और इन पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा बालाघाट रेंज, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ यानी कि 2 के बाद हो जाएगा 1, उसके बाद हो जाएगा अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उसके बाद हो जाएगा इलायची की पहाड़ियाँ। अब इसका आधार पर यदि हम लोग आंसर को सिलेक्ट करें तो देखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है करेवास निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला नंबर कह रहा है कि वे भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, पहला नंबर गलत हो गया। दूसरा वे नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप के मोटे निक्षेप होते हैं, यह भी गलत हो गया। तीसरा वे केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी हैं। तो देखिए सी नंबर जो विकल्प है वह बिल्कुल सही है। और एक बात और, यह जो करेवास की जो मृदा है वह मुख्य रूप से जम्मू एवं कश्मीर का जो बेल्ट है उस क्षेत्र में करेवास मृदा पाई जाती है। इससे संबंध में भी बीपीएससी में पूर्व में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि करेवास मृदा निम्न में से किस राज्यों में पाई जाती है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला
कि लक्षद्वीप एक समशीतोष्ण द्वीप समूह है। तो ध्यान दीजिए, लक्षद्वीप जो है वह समशीतोष्ण नहीं बल्कि जो लक्षद्वीप है वह उष्णकटिबंधीय द्वीप समूह है, यानी कि पहला नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है लक्षद्वीप समूह कोरल भंडार से बना हुआ है, तो देखिए दूसरा नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि लक्षद्वीप भारत का दूसरा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो लक्षद्वीप दूसरा सबसे छोटा नहीं बल्कि अब भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, यानी कि दूसरा और पहला और तीसरा नंबर जो विकल्प है गलत हो गया। तो प्रश्न कह रहा कौन सा कथन सत्य है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उन्मग्न तट का उदाहरण है। यदि उन्मग्न तट का उदाहरण की हम लोग बात करें तो मालाबार तट और कोरोमंडल तट हैं जो कि उन्मग्न तट का उदाहरण है, जबकि यदि कोंकण तट की बात करें तो जो कोंकण तट है वह मुख्य रूप से निमग्न तट का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मालाबार तट और कोरोमंडल तट। मालाबार तट की बात करें तो मालाबार तट केरल राज्य में अवस्थित है, और जो कोरोमंडल तट की बात करें तो कोरोमंडल जो तट है वह तमिलनाडु में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कितनी नदियां अपने उद्गम स्थल से सही रूप में सुमेलित है। सिंधु, गंगोत्री ग्लेशियर। तो देखिए यह जो सिंधु है वह गंगोत्री ग्लेशियर नहीं बल्कि जो सिंधु नदी की यदि हम लोग बात करें तो तिब्बत क्षेत्र पास से निकलती हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा गंगा कैलाश श्रेणी, देखिए तीसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया, क्योंकि यदि गंगा की हम लोग बात करें तो जो गंगा नदी है वह मुख्य रूप से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो तीसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। चौथा कह रहा है यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर, देखिए चौथा नंबर विकल्प भी सही है। तो प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, यानी कि कितने कथन जो ऊपर में है वे सही हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि केवल और केवल 2 कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर 2 एवं ऑप्शन नंबर 4। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है सिंधु नदी प्रणाली की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करें। चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, और इन नदियों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सुमेलित करना है। तो यदि इन नदियों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सुमेलित किया जाए तो सबसे पहले हो जाएगा चिनाब नदी, उसके बाद हो जाएगा रावी नदी, उसके बाद ब्यास और उसके बाद सतलज नदी, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, यानी कि सही कथन का चयन करना है। पहला नंबर जो विकल्प है उच्च समुद्र यानी कि हाई सी अपनी आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है, तो देखिए पहला नंबर जो विकल्प है बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा कह रहा है किसी तटीय राज्य का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र उसकी आधार रेखा से 200 NM यानी कि 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ होता है, तो दूसरा नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, तो देखिए पहला नंबर जो विकल्प है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत दुनिया में मछली का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, तो भारत दुनिया में मछली का छठा सबसे बड़ा निर्यातक नहीं बल्कि भारत मछली का निर्यातक में विश्व में तीसरा स्थान रखता है, तो दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि पश्चिम बंगाल भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तीसरा नंबर स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश है, यानी कि तीसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। तो इस प्रश्न के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, तो सिर्फ और सिर्फ ए नंबर जो विकल्प है वो सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए जो 48 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। यदि कावेरी नदी की सहायक नदी की बात करें तो अमरावती, काबिनी, लोकपावनी और भवानी, ये जो 4 नदियां हैं वो मुख्य रूप से कावेरी नदी की सहायक नदी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 49 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग्म में केवल पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां शामिल हैं, यानी कि वैसी नदियां को इस विकल्प के आधार पर उन नदियों को हमें सेलेक्ट करना है जो कि सिर्फ और सिर्फ पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। तो यदि इस विकल्प के आधार पर हम लोग बात करें तो देखिए नर्मदा,
तापी, साबरमती और माही, ये जो 4 नदियाँ हैं वो सिर्फ पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है, बिल्कुल सही। दूसरा, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है 11 डिग्री चैनल उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। अब देखिए, यदि हम लोग 11 डिग्री चैनल की बात करें तो जो 11 डिग्री चैनल है वह अमीन द्वीप को कन्नौर द्वीप से अलग करता है, यानी कि सी नंबर जो विकल्प है वह गलत होगा, क्योंकि 11 डिग्री चैनल मुख्य रूप से अमीनी द्वीप को कन्नौर द्वीप से अलग करता है, यानी कि जो तीसरा नंबर विकल्प है वह गलत हो गया। चौथा कह रहा कि डंकन पैसेज रटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को एक दूसरे से अलग करता है, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें और उपयुक्त नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र का सही घटता क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और महानदी, ये जो 3 नदी दिए हुए हैं इसका आधार पर हमें इन नदियों की जल ग्रहण क्षमता के आधार पर नदियों का हमें आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बाद हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी और सबसे अंत में हो जाएगा महानदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न की बात करें तो देखिए, जो 52 नंबर प्रश्न है वह IFSR यानी कि इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2021 से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो पहला नंबर विकल्प गलत हो गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो पहला नंबर विकल्प गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के संदर्भ में मिजोरम में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, यह बिल्कुल सही है। तीसरा, मध्य प्रदेश में भारत में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। तो भारत में वन क्षेत्र में जो सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है वह तेलंगाना में सबसे सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, यानी कि तीसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। प्रश्न करा कि कौन सा कथन सही है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दूसरा नंबर जो विकल्प है वह सही है। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में गर्म मौसम के स्थानीय तूफान निम्नलिखित में से किस फसल की वृद्धि में सहायता करते हैं। कॉफ़ी, चाय, जूट और सरसों। और ऊपर में जो कोड दिए गए हैं उसका आधार पर सही आंसर का चयन करना है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कॉफ़ी, चाय और जूट ये तीनों के उत्पादन में गर्म मौसम है वे सहायक हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख जनजाति दी हुई है और दूसरी तरफ उस जनजाति से संबंधित राज्य या स्थान दिए हुए हैं। तो कुरुम्बावास जनजाति की बात करें तो जो कुरुम्बावास जनजाति है वो मुख्य रूप से केरल राज्य में पाए जाते हैं, यानी कि ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है चेंचस जनजाति, यह तेलंगाना में पाया जाता है, यानी कि बी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है कुकी जनजाति, यह मिजोरम में पाया जाता है, यह हाल ही में काफ़ी समाचारों में रहा है, तो सी का हो जाएगा 2। और नेक्स्ट है सोमपेश जनजाति, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। यह जो सोमपेश जनजाति है वो मुख्य रूप से PVTG क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो अब इसके आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना विभिन्न भूवैज्ञानिक युगों में बनी थी। भूवैज्ञानिक युग का मिलान बिहार में पाई जाने वाली उनकी संगत भौतिक विशेषताओं से करना है। तो आर्कियन की यदि हम लोग बात करें तो आर्कियन का हो जाएगा छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राचीन क्रिस्टलीय जो चट्टानें हैं उसे आर्कियन क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, यानी ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए विकल्प हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ए का 1, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी 2 में आ रहा है, तो यानी कि सी और डी विकल्प नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोटेरोजोइक, यदि प्रोटेरोजोइक की हम लोग बात करें तो विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्र में जो अवसादी चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से प्रोटेरोजोइक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बी का हो जाएगा 2। अब ए का 1 और बी का 2 हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो इसका आधार पर आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त बताएं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, भांगर जो है वह पुरानी जलोढ़ है और कंकड़ नामक कैल्शियम युक्त निक्षेपों से बना है, बिल्कुल सही है। दूसरा, खादर बाढ़ के मैदानों का एक नया भंडार है और जो कि काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है,
राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट के किनारे अवस्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी इसी पार्क के अंदर है। तो बताइए कि जो उपरोक्त वाक्यांश दिए हुए हैं वो निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन करते हैं। तो जो उपरोक्त वाक्यांश दिए हुए हैं वो मुख्य रूप से इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। और यदि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग में बेमेल युग्म को ज्ञात करना है। यदि हम लोग चंबल और उसकी एक तरफ नदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस नदी की प्रमुख सहायक नदी दी हुई है, तो चंबल बनास यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नर्मदा की अमरावती, यह भी सही है। गोदावरी इंद्रावती बिल्कुल सही है। कावेरी भीमा, यदि कावेरी देखिए यह जो भीमा नदी है वह कावेरी की नहीं बल्कि कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसी कारण चौथा नंबर जो आंसर है वह गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित लौह अयस्क खदानों का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सुमेलित करना है। यानी कि जो 4 प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र दिए हुए हैं, इन्हें इन लौह अयस्क क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सुमेलित करना है। तो सबसे उत्तर दिशा की ओर अवस्थित है मयूरभंज, यानी कि सबसे ऊपर में हो जाएगा मयूरभंज 2 नंबर विकल्प। उसके बाद बैलाडीला, उसके बाद हो जाएगा बेल्लारी और उसके बाद हो जाएगा चिकमंगलुरु, यानी कि 2 1 4 3 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला, भारत में बाघ और शेरों की संयुक्त जो आबादी है वह संयुक्त आबादी से यानी कि बाघ और शेरों की आबादी से भारत में वर्तमान समय में तेंदुओं की जो आबादी है वह अधिक है। पहला नंबर जो विकल्प है सही है। दूसरा, क्योंकि यदि वर्तमान समय में यदि तेंदुओं की संख्या की हम लोग बात करें तो जो वर्तमान समय में जो तेंदुओं की संख्या वह है 13,874। जो 2022 ईस्वी में जो तेंदुओं की गणना हुई थी उसके आधार पर वर्तमान समय में तेंदुओं की संख्या भारत में 13,874। दूसरा नंबर विकल्प कह रहा है राज्यों में सबसे ज़्यादा तेंदुओं की आबादी तमिलनाडु में है। तो देखिए दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया, क्योंकि तमिलनाडु नहीं बल्कि भारत में वर्तमान समय में तेंदुए सर्वाधिक संख्या में मध्य प्रदेश में है। तीसरा नंबर विकल्प है राज्यों में सबसे ज़्यादा बाघ उत्तराखंड में है। तो राज्यों में वर्तमान समय की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राज्यों में सबसे ज़्यादा जो बाघ है वह मध्य प्रदेश में है, यानी कि दूसरा और तीसरा नंबर जो विकल्प है वो गलत हो गया। प्रश्न कर कौन सा कथन गलत है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, भारत में अधिकांश लौह और इस्पात उद्योग रणनीतिक रूप से लौह अयस्क के स्रोत के करीब स्थित हैं। इस संदर्भ में भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है। यानी कि यह जो प्रश्न है वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो भिलाई लौह इस्पात संयंत्र है उसे लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र उसे लौह अयस्क है दल्ली राजहारा खदान से प्राप्त होता है अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कोयला भंडार और उनके उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कौन सा कथन गलत है। पहला, भारत में एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला केवल, ध्यान दीजिएगा केवल कह रहा है, केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तो पहला नंबर जो विकल्प है, प्रश्न कर कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है। पहला नंबर जो विकल्प है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, बिल्कुल सही। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस प्रकार के पाए जाते हैं, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि भारत में कोयला केवल गोंडवाना युग की चट्टान श्रृंखला में ही पाया जाता है। तो देखिए चौथा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ 240 किलोमीटर से अधिक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो बताइए कि हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान या कौन सा जिला तिब्बत के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यदि हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के साथ सीमा साझा करने की बात करें तो किन्नौर, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर और हिमाचल प्रदेश का स्पीति, ये 2 ऐसे ज़िले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के 2 ऐसे ज़िले हैं जो कि तिब्बत के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 और 2 किन्नौर और स्पीति।
नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न कह रहा है अक्टूबर हीट शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। यदि अक्टूबर हीट शब्द की हम लोग बात करें तो उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता को व्यक्त करता है अक्टूबर हीट, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद महासागर डायपोल यानी कि इंडियन ओशियन डायपोल, अब ध्यान दीजिएगा, इंडियन ओशियन डायपोल से संबंध में मुख्य रूप से एक बीपीएससी मेंस में प्रश्न पूछा जा चुका है इंडियन ओशियन डायपोल से संबंधित। तो प्रश्न कह रहा है हिंद महासागर डिपोल को इंडियन नीनो के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह एल नीनो घटना के समान है जो हिंद महासागर के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में घटित होता है। तो बताइए कि इंडियन ओशियन डिपोल को सकारात्मक कब कहा जा सकता है, यानी कि जो इंडियन ओशियन डिपोल है इसका सकारात्मक प्रभाव कब देखने को मिलता है। तो जो इंडियन ओशियन डिपोल है यह हिंद महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वे पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा भारतीय भूभाग पर लाए गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। देखिए ऑब्वियसली ये जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, लेकिन ये पूर्वी जेट स्ट्रीम नहीं बल्कि यह पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा लाए जाते हैं। तो पहला नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के आगमन से रात के प्रचलित तापमान में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 2 नंबर जो विकल्प है वे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्म पर विचार करें और ऊपर दिए गए युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। एक तरफ आम्र वर्षा, पुष्प वर्षा और काल बैसाखी दी गई है और दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य की चर्चा की गई है। तो देखिए यदि आम्र वर्षा की बात करें तो जो आम्र वर्षा है वह आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि आम्र वर्षा मुख्य रूप से केरल राज्य में आम्र वर्षा होती है। नेक्स्ट है पुष्प वर्षा हिमाचल प्रदेश और नेक्स्ट है काल बैसाखी असम। तो जो पुष्प वर्षा है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं होती है, यानी कि दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। नेक्स्ट है काल बैसाखी असम। जो काल बैसाखी का जो क्षेत्र है वह बंगाल और असम के क्षेत्रों में काल बैसाखी की घटना होती है, यानी कि तीसरा नंबर जो विकल्प है वह सही है। प्रश्न कह रहा है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो सिर्फ एक युग्म सही सुमेलित है, अर्थात ओनली 3, केवल तीसरा नंबर विकल्प सुमेलित है, यानी कि स्पष्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न कह रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि छोटा नागपुर पठार में अरब सागरीय शाखा से वर्षा होती है। देखिए पहला नंबर बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है बंगाल की खाड़ी की शाखा दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती है। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो भारत में मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करती है, यानी कि दूसरा नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल 1। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला बॉक्साइट दक्कन के पठार में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। चूना पत्थर सुंदरबन में पाया जाता है, गलत। कोयला भंडार मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है, यह भी गलत है। प्रमुख लौह एस्क बेल्ट अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है, यह भी गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो बॉक्साइट है वह दक्कन के पठारों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के सुदूर उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा भारत के सुदूर पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को किस स्थान पर काटती है, यानी कि उत्तर और दक्षिण की जो रेखा, उत्तर और दक्षिण और पूरा पश्चिम की जो रेखा है भारत में निम्न में से किस स्थान या किस पर्वत या किस मैदान पर एक दूसरे रेखा को काटती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गंगा के मैदान में। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीप पनडुब्बी पर्वतों के उच्च भाग हैं। ध्यान दीजिए सभी द्वीप नहीं है, तो पहला नंबर विकल्प गलत हो गया। दूसरा नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम भाग में अवस्थित है, तो दूसरा नंबर विकल्प बिल्कुल सही। तीसरा ग्रेट चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशिया से अलग करता है, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के पर्वतीय वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला नंबर स्टेटमेंट है
भारत में सभी प्रकार के पर्वतीय वनों में वृक्षों की एक रूपता पाई जाती है। देखिए पहला नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जब विभिन्न भिन्न प्रकार के पर्वतीय क्षेत्र होंगे तो स्वाभाविक बात है कि उसमें वृक्षों की एक रूपता नहीं बल्कि वृक्षों की भिन्नता देखने को मिलेगी, यानी कि विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है ऐसे वनों का वितरण समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर पाया जाता है। तो यह समुद्र तल से 5000 नहीं बल्कि समुद्र तल से 2000 से 3000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो दूसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि ऐसे वनों का उपयोग गुज्जरों और बकरवालों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो तीसरा नंबर जो विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि केवल और केवल तीसरा नंबर जो विकल्प है वे सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है ये वन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार और नम पर्णपाती वनों का मिश्रण पाया जा सकता है। मुख्य प्रजातियाँ इनमें सफ़ेद देवदार, होलॉक और कैले हैं। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वन वास्तव में ऊपर वर्णित विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। तो देखिए जो अर्ध सदाबहार वन है इस प्रश्न का आंसर होगा, क्योंकि अर्ध सदाबहार वन में ही मुख्य रूप से देवदार, होलॉक और कैले नामक जो प्रजाति हैं वृक्षों की वे पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त बताएं कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। पहला नंबर है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। पहला बिल्कुल सही। दूसरा जूट एक जैव निम्नकरणीय फसल है, यह भी सही है। तीसरा जूट मुख्यतः गंगा डेल्टा के मैदान में पाया जाता है। तो देखिए यदि हम लोग प्रश्न करा कि कितने कथन सही हैं। नेक्स्ट है कि जूट मुख्यतः गंगा डेल्टा के मैदान में पाया जाता है। नेक्स्ट है जूट दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक फाइबर है। तो हाँ एक मिनट, पहला कि भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है, बिल्कुल सही। दूसरे नंबर की यदि हम लोग बात करें तो दूसरा नंबर में विश्व में दूसरा नंबर जूट उत्पादन में बांग्लादेश का आता है। तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि जूट एक जैव निम्नकरणीय फसल है, यह भी सही है। नेक्स्ट है जूट मुख्यतः गंगा डेल्टा के मैदानों में उगाया जाता है, यह भी सही है। नेक्स्ट कि जूट दुनिया में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक फाइबर है। तो देखिए जूट जो है वह प्राकृतिक फाइबर के मामलों में जूट का स्थान दूसरा है, जबकि पहला स्थान की यदि हम लोग बात करें तो पहला स्थान पर मुख्य रूप से कपास आता है। तो चौथा नंबर जो विकल्प गलत हो गया। प्रश्न कह रहा है कितने कथन सत्य हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 कथन सत्य हैं, 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला परिचालन होल्डिंग को 5 आकार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला नंबर जो विकल्प है बिल्कुल सही है। दूसरा परिचालन जोत को भी 3 सामाजिक समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए दूसरा नंबर विकल्प भी सही है। तीसरा कह रहा है कृषि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। तो देखिए कृषि जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष नहीं बल्कि प्रत्येक 5 वर्ष पर कृषि जनगणना की जाती है। और पहली बार जो कृषि जनगणना है वह 1970-71 ईस्वी में भारत में पहली बार कृषि जनगणना 1970-71 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल 1 और 2 नंबर जो विकल्प है वे सत्य हैं, क्योंकि जो कृषि जनगणना है वो भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त विशेषताएं निम्न में से किसे परिभाषित करती हैं। पहला कह रहा है ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान में पाए जाते हैं। पेड़ 60 मीटर या इससे अधिक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं और पेड़ों के पत्ते झड़ने का कोई निश्चित समय नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो जलवायु है या इस प्रकार के जो वन हैं वे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है मैंग्रोव सबसे समृद्ध जैव विविधता में से एक का प्रतिनिधित्व करता है और यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। तो भारत में मैंग्रोव वन निम्न में से कहाँ मिल सकते हैं। यदि भारत में मैंग्रोव वन की बात करें तो भारत में जो मैंग्रोव वन है वे मुख्य रूप से भितरकनिका, पिचावरम, चुराव द्वीप, कच्छ द्वीप और वेम्बनाड सारे जगह पर मिलते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है मणिकर्णिका। मणिकरण जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र के लिए जाना जाता है, किस राज्य में अवस्थित है? तो जो मणिकरण है वह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न कह रहा है सुंदरवन में बाघ की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, सुंदरबन दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन है जो कि बाघों द्वारा बसा हुआ है, बिल्कुल सही। दूसरा, इन बाघों ने लगभग उभयचर जीवन अपना लिया है, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि वे लंबी दूरी तक तैरने में सक्षम है और मछली और केकड़े भी खाते हैं, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसून के संदर्भ में सही है? पहला, यह हमेशा गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर बहती है। तो देखिए पहला नंबर विकल्प गलत होगा, क्योंकि जो मानसून है वह ठंडे क्षेत्रों से हमेशा गर्म क्षेत्रों की ओर बहती है, तो पहला नंबर विकल्प गलत हो गया। दूसरा, मानसून जो है वो मौसमी हवाएं हैं, बिल्कुल सही। तीसरा, मानसून की वापसी बादल छाए रहने और तापमान में गिरावट से चिन्हित होती है। यदि मानसून की वापसी हो रही है तो स्वाभाविक बात है कि तापमान में गिरावट नहीं बल्कि तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी, अर्थात तीसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। तो प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि केवल दूसरा नंबर जो विकल्प है वे सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है पश्चिमी घाट में मलबे के हिमस्खलन और भूस्खलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेवार हैं? यदि पश्चिमी घाट में हिमस्खलन और भूस्खलन के कारण की बात करें तो पहला, वे असंबद्ध निक्षेपों से बने होते हैं। देखिए पहला नंबर कारण है वो उतना जिम्मेवार नहीं है, यानी कि पहला गलत हो गया। दूसरा, तापमान परिवर्तन के कारण यांत्रिक अपक्षय हो रहा है, दूसरा नंबर बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि अल्प अवधि में यानी कि कम समय में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो रही है, यह जो कम समय में काफ़ी वर्षा होना भूस्खलन का एक प्रमुख कारण बन रहा है, यानी कि तीसरा नंबर विकल्प भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2 एवं 3 नंबर जो विकल्प है वे सत्य है। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला, परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली उत्पादन का छठा सबसे बड़ा स्रोत है। तो देखिए छठा नहीं बल्कि 5वां सबसे बड़ा स्रोत है, तो पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत का लक्ष्य 2060 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना वृद्धि करना है। तो देखिए यह जो लक्ष्य है 2060 नहीं बल्कि 2030 तक यह लक्ष्य प्राप्त करना है, तो दूसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। तीसरा नंबर विकल्प कह रहा है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, यह बिल्कुल सही है। और यह जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह रूस की सहायता से भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवल 3 नंबर जो विकल्प हैं वे सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में वर्तमान में कोई खनन योग्य मौलिक सल्फर भंडार नहीं है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में मूल सल्फर भंडार की सूचना मिली है? यानी कि हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में मूल सल्फर भंडार की खोज की गई है? तो यदि मूल सल्फर भंडार की हम लोग बात करें तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लेह जिला और बंगाल की खाड़ी का बैरन द्वीप इन दोनों क्षेत्रों में मिला है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। पहला, असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश दोनों से लगती है, तो पहला नंबर जो विकल्प है बिल्कुल सही। दूसरा, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल और भूटान से लगती है, सही। सिक्किम की सीमा भूटान और म्यांमार से लगती है, तो जो सिक्किम है वह म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, बल्कि सिक्किम जो है वह नेपाल एवं भूटान के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। तो तीसरा नंबर विकल्प गलत हो गया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह हाल ही में कार्गो मात्रा के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जो पारादीप बंदरगाह है वह उड़ीसा में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है पाइरोलुसाइट जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं वो मुख्य रूप से किसका अयस्क है? यानी कि प्रश्न स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पाइरोलुसाइट जो है वो निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो जो पाइरोलुसाइट है मैग्नीज का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? तो भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा भंडार बिहार के पास है, तो ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर प्रश्न है, एक तरफ मिट्टी का प्रकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस मिट्टी में कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जा सकती है, वह फसल दिया हुआ है। तो प्रश्न कह रहा है कि कितने युग्म जो हैं वे सही सुमेलित हैं। तो 88 की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी में काजू बिल्कुल सही, उप पर्वतीय मिट्टी चावल मूंगफली सही, लाल मिट्टी में मूंगफली की खेती की जाती है, यह भी सही है, और काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, यह भी सही है, था तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जलवायु के संदर्भ में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं का पीछे हटना किसके कारण होता है? तो भारत की जलवायु की यदि बात करें तो इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो पीछे हट जाती हैं, इसका जो प्रमुख कारण है वह है भारत के उत्तर पश्चिम भागों पर निम्न दबाव क्षेत्र का कमजोर हो जाना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर ए में है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर चक्रवातों का खतरा अधिक रहता है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, अधिकांश चक्रवात जो हैं वे प्री मानसून सीजन में आते हैं। देखिए दूसरा नंबर गलत हो गया, क्योंकि अधिकांश जो चक्रवात हैं वे मानसून सीजन में आते हैं, अर्थात दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। तो प्रश्न करें कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात केवल एक नंबर जो विकल्प है वे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विद्युत उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट भारत के बिजली उत्पादन का लगभग 3/4 उत्पादित करते हैं, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, निजी क्षेत्र की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता केंद्र सरकार की तुलना में अधिक है, यह भी सही है। नेक्स्ट, की गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न ऊर्जा में जल ऊर्जा का हिस्सा सबसे बड़ा है, यानी कि जल ऊर्जा जो गैर जीवाश्म ईंधन से उत्पादित ऊर्जा में जल ऊर्जा की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, यह गलत है, क्योंकि जल ऊर्जा नहीं बल्कि सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, और सौर ऊर्जा जो है वह 17% के आसपास सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, और जल ऊर्जा का उत्पादन मात्र 11% के आसपास होता है। तो तीसरा नंबर विकल्प गलत हो गया, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में खनिज की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, चीनी मिट्टी मुख्य रूप से भागलपुर और मुंगेर के जिलों में पाई जाती है, पहला सही है। दूसरा, लोहा मुख्य रूप से नालंदा जिले में पाया जाता है, तो देखिए दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया, क्योंकि यदि हम लोग लोहा के हेमेटाइट की बात करें तो जो हेमेटाइट है मुख्य रूप से भागलपुर, और भागलपुर के अतिरिक्त जो हेमेटाइट की यदि हम लोग बात करें तो भागलपुर के साथ साथ गया और जमुई क्षेत्रों में भी लोहे लौ एस्क पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिर्फ पहला नंबर जो विकल्प है वे सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें और बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा घटते क्रम में भारत का शीर्ष 3 निर्यात गंतव्य है, यानी कि भारत जो उपरोक्त 5 जो देश दिए हुए हैं उनमें से किन 3 देश को भारत सर्वाधिक निर्यात करता है। यदि सिर्फ निर्यात की हम लोग बात करें तो देखिए सर्वाधिक निर्यात किया जाता है यूएसए को, यूएसए के बाद जो सर्वाधिक निर्यात किया गया है वो यूएई को किया गया है, उसके बाद जो सर्वाधिक निर्यात किया गया है और नीदरलैंड को किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित तुलनाओं के आधार पर पश्चिमी घाट नदी की तुलना पूर्वी घाट नदी से करें और उपरोक्त के आधार पर सत्य विकल्प का चयन करना है। पहला, पश्चिमी घाट की अधिकांश नदियां 12मासी हैं, जबकि पूर्वी घाट की अधिकांश नदियां मौसमी हैं, बिल्कुल सही हैं। दूसरा, पश्चिमी घाट की नदियां की ढाल पूर्वी घाट की नदियों की तुलना में अधिक तीव्र है। यही कारण है कि जो पश्चिमी क्षेत्र की जो नदियां हैं वह डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्वी घाट में ढलान जो है मंद है, इसी कारण पूर्वी घाट की जो नदियां हैं डेल्टा का निर्माण करती हैं। दूसरा नंबर विकल्प भी सही है। तीसरा कह रहा है, पूर्वी घाट की नदियां पश्चिमी घाट की नदियों की तुलना में अधिक विस्तृत मैदान बनाती हैं। अभी मैंने बताया कि जब पूर्वी घाट की जो नदियां हैं वो जब डेल्टा का निर्माण करेंगी तो स्वाभाविक बात है कि उसकी जो चौड़ाई होगी वह अधिक होगी। तो तीसरा नंबर विकल्प भी सही है, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, इसने एक जलाशय बनाया है जिसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है, पहला बिल्कुल सही। दूसरा, यह एक गुरुत्व बांध है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। तो देखिए, यह जो भाखड़ा नांगल बांध है वह हरियाणा नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो दूसरा नंबर जो विकल्प है वो गलत हो गया और भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, भाखड़ा नांगल जो बांध है वो सतलज नदी पर है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो सतलज नदी पर, और वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि यह लुप्तप्राय मछली प्रजाति महासीर का निवास स्थान है, या सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दबाव और पवन प्रणाली आवश्यक कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय स्थिति भारत में जलवायु और संबंधित मौसम की स्थिति को नियंत्रित करती हैं। तो ऊपरी दाब वायु संचार बिल्कुल सही, दबाव और सतही हवा यह भी सही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात यह भी सही है, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्कन के पठार को इस प्रकार वर्णित किया गया है। यदि दक्कन के पठार की हम लोग बात करें तो दक्कन के पठार को लावा पठार के रूप में भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। केरल के मुन्नार किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि प्रश्न कर रहा है केरल में जो मुन्नार क्षेत्र है वह किस लिए प्रसिद्ध है। तो केरल में मुन्नार मुख्य रूप से चाय का बागान क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गया जिले की सीमा से नहीं लगता है, यानी कि गया जिले की सीमा से शेखपुरा जो है वह गया जिले के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, कामराजार बंदरगाह भारत का एकमात्र कारपोरेटीकृत प्रमुख बंदरगाह है, तो पहला नंबर जो विकल्प है सही है। दूसरा, कामराजार बंदरगाह मालाबार तट पर अवस्थित है। तो देखिए, जो कामराजार बंदरगाह है वह तमिलनाडु में अवस्थित है, और यदि मालाबार तट की बात करें तो जो मालाबार तट है वह मुख्य रूप से केरल में है। तो प्रश्न जो कामराजार बंदरगाह है, यदि तट की बात करें तो कोरोमंडल तट पर कामराजार बंदरगाह अवस्थित हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर जो विकल्प है वो गलत हो गया। तीसरा कह रहा है पारादीप बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के द्वीप पर अवस्थित है, तीसरा नंबर सही है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई दक्षिण दिशा में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर यात्रा कर रहा है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा मिल सकता है। तो देखिए, यह जो असीरग्राह दर्रा है वह उसे मिल सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। इसे असीरग्राह के स्थान पर आप असीरगढ़ दर्रा के रूप में भी जान सकते हैं, असीरगढ़ दर्रा। नेक्स्ट 102 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नीचे उल्लिखित पहाड़ियों की सही पश्चिम से पूर्व व्यवस्था को व्यक्त करता है। यदि इसे पश्चिम से पूर्व हम लोग सुमेलित करें तो रामगढ़ पहाड़ियाँ, गढ़जात पहाड़ियाँ और सतमाला की जो पहाड़ियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर व्यक्त हो रही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए जो 103 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जबकि भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा होती है, लेकिन तटीय तमिलनाडु का जो बड़ा भाग है वह इस समय अपेक्षाकृत जो है वह शुष्क रहता है। इसका संभावित कारण निम्न में से क्या हो सकता है। तो पहला, तमिलनाडु तट जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी के समानांतर स्थित है, यह एक प्रमुख रीजन है। और दूसरा जो इसका प्रमुख रीजन है, यह जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वह अरब सागरीय शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की जनसांख्यिकीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बिहार में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत में पिछले 5 दशक में लगातार गिरावट आई है, पहला गलत है, क्योंकि यदि 1991 से 1991 से यदि 2001 का जो दशक देखें इसमें मुख्य रूप से वृद्धि देखने को मिली है। दूसरा कह रहा है कि बिहार में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह पिछले 5 दशकों में लगातार बढ़ा है। तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पिछले 5 दशकों में लगातार बढ़ा, यह भी गलत है, क्योंकि जो
1991 से जो 2001 वाला फेज है, इस फेज में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत में भी गिरावट देखने को मिली है। तो इसी कारण स्पष्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों जो कथन दिए हुए हैं दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र खनिजों के समृद्ध भंडार के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भंडार मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से तांबा पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 106 नंबर प्रश्न कह रहा है, नीचे उल्लिखित पर्वत एवं पहाड़ियों में से एक पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में स्थित है। पलक्कड़ गैप इसे नीलगिरी पर्वत से विभाजित करता है और इसे हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो बताना है कि जो उपरोक्त स्टेटमेंट दिए हुए हैं निम्न में से किस पहाड़ी या किस पर्वत रेंज के संबंध में व्यक्त करते हैं? तो जो यह जो पहाड़ी है वह अन्नामलाई पहाड़ी की व्याख्या करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, दून संरचनाएं हिमालय के निम्नलिखित में से किस खंड की विशेषता है? तो जब आप लोग हिमालय का प्राकृतिक विभाजन करेंगे तो उसमें आप दून घाटी की चर्चा मिलती है। तो जो दून संरचनाएं हैं वो हिमालय के उत्तरांचल हिमालय का भाग है या उत्तराखंड हिमालय का या कुमाऊं हिमालय का भाग है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में नहरों का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है जो सिंचाई प्रदान करता है और बाढ़ नियंत्रण में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है? यदि बिहार की सबसे बड़ी नहर प्रणाली की बात करें तो जो सोन नहर प्रणाली है वह बिहार की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला, बिहार में भारत में सबसे कम साक्षरता दर है, बिल्कुल सही है। दूसरा, बिहार में राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, यह भी सही है। और नेक्स्ट की लिंगानुपात में बिहार राज्यों में 25वें स्थान पर है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यदि हम लोग बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जबकि बिहार की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वर्तमान समय में जो बिहार की जनसंख्या घनत्व है वह है 1102। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसका रंग लाल से भूरा होता है और यह संरचना में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है? नमी धारण, नाइट्रोजन की कमी होती है इस मिट्टी में और कार्बनिक पदार्थों की भी इस मिट्टी में कमी होती है। तो जो इस प्रकार की मिट्टी है और निम्न में से किस मिट्टी की यह व्याख्या करता है? तो जो शुष्क मिट्टी उपरोक्त जो वर्णित किए हुए स्टेटमेंट वो शुष्क मिट्टी से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। देखिए 111 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वह गलत है। पहला, बागमती नदी नेपाल में शिवपुरी रेंज से निकलती है, पहला नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कमला नदी बिहार में कैमूर पहाड़ी से निकलती है। देखिए यदि कमला नदी की हम लोग बात करें तो जो कमला नदी है वह मुख्य रूप से नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। तो जो दूसरा नंबर विकल्प है वह गलत हो गया। अब देखिए चूंकि प्रश्न कर रहा है कौन सा कथन गलत है, तो जब ऑप्शन नंबर बी गलत हो तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ अयस्क या खनिज दिए हुए हैं, दूसरी तरफ बिहार में उस खनिज से संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो देखिए यदि अबरख की बात करें तो बिहार में जो अबरख है वह नवादा में मिलता है, यानी कि ए का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है हेमेटाइट लौह अयस्क, हेमेटाइट लौह अयस्क भागलपुर में मिलता है, बी का हो जाएगा 1। पाइराइट की यदि बात करें तो जो पाइराइट है वह मुख्य रूप से रोहतास में पाया जाता है, सी का हो जाएगा 4। और जो यूरेनियम है, यूरेनियम के लिए मुख्य रूप से गया प्रसिद्ध है, यानी कि डी का हो जाएगा 2। अब इसके आधार पर यदि हम आंसर को सिलेक्ट करें तो ऑप्शन नंबर ए। 113 नंबर प्रश्न असर्शन और रीजन से संबंधित है, अर्थात कथन और कारण से। कथन में दिया हुआ है कि झारखंड के निर्माण से पहले बिहार के पास समृद्ध खनिज संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। देखिए पहला नंबर बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है कि बिहार जो है वह गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित है, जिसके कारण खनन क्षेत्र बहुत छोटा हो गया। यानी कि जो असर्शन में जो दिया हुआ है वह बिहार का विभाजन के पूर्व की चर्चा की गई है, और जो रीजन में दिया हुआ है वह वर्तमान बिहार की चर्चा की गई है। तो यद्यपि असर्शन और रीजन दोनों ही सत्य हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इसी कारण इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वह ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 114 नंबर प्रश्न है
बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, बिहार में चाय की खेती का 50% क्षेत्र किशनगंज में है, बिल्कुल सही है। दूसरा, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना में अवस्थित है, यह भी सही है। और नेक्स्ट है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल भागलपुर में स्थित है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 115 नंबर प्रश्न है, इस प्रकार की मिट्टी बिहार के उत्तरी भाग में सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण तक पाई जाती है और पश्चिम चंपारण से किशनगंज और अररिया जिलों तक एक संकीर्ण पट्टी के रूप में फैली हुई है। मिट्टी भूरे से पीले रंग की होती है, इसमें प्रचुर नमी है और उपजाऊ भी है। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का वर्णन किया गया है। तो जो यह मिट्टी है मुख्य रूप से तराई क्षेत्र की चर्चा की गई, यानी कि तराई प्रकार की मिट्टी है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल जनजातियां अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता के साथ भारत के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। संथाल जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, संथाल बिहार में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि संथाल जनजाति बिहार के केवल कटिहार जिले में पाई जाती है, तो कटिहार जिला नहीं बल्कि भागलपुर के साथ साथ पूर्णिया जिले में भी जो संथाल जनजाति है वो पाई जाती है, तो दूसरा नंबर गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति संथाल जनजाति से हैं, तो देखिए तीसरा नंबर विकल्प सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में रेल और सड़क पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि पुल नदी स्थान की उपरोक्त व्यवस्था में कौन सी व्यवस्था सही सुमेलित है। पहला कह रहा है महात्मा गांधी सेतु गंगा से मुजफ्फरपुर। देखिए महात्मा गांधी सेतु मुख्य रूप से पटना एवं हाजीपुर के मध्य स्थित है, तो पहला नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। दूसरा कह रहा है राजेंद्र सेतु गंगा एवं भोजपुर। देखिए जो राजेंद्र सेतु है वह भोजपुर में नहीं बल्कि यदि राजेंद्र सेतु की हम लोग बात करें तो राजेंद्र सेतु मोकामा में बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्र भारत में गंगा नदी पर बनने वाला सबसे पहला पुल था। स्वतंत्र भारत में गंगा नदी पर बनने वाला सबसे पहला पुल था राजेंद्र सेतु पुल, जिसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, तो दूसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। नेक्स्ट है नेहरू सेतु सोनडेहरी, यह बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है विक्रमशिला सेतु गंगा भागलपुर, यह भी सही है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 118 नंबर प्रश्न कह रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के उत्तर पश्चिम कोने पर हिमालय की तलछटी में स्थित है, जो पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। गंडक, हरहा, मसान, सोन और गंगा, ये जो पांचों। एक मिनट, अब इनमें से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से मुख्य रूप से गंडक, हरहा और मसान, ये जो तीन नदियां हैं वे तीनों नदियां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर बहती हैं। तो प्रश्न के अनुसार आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का भू विज्ञान काफ़ी संतुलित रहा है क्योंकि इसमें नई और पुरानी दोनों तरह की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इस संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषताएं बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जा सकती है। यदि भौतिक विशेषताएं की बात करें तो जो सोमेश्वर श्रेणी की जो पहाड़ी है वो बिहार के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में बेमेल युग ज्ञात करिए। एक तरफ संभवतः एक तरफ प्रमंडल दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। तो देखिए मगध, मुंगेर, पटना और तिरहुत, 4 प्रमंडल हैं। और दूसरी तरफ आपको बताना है कि जो प्रमंडल के साथ साथ जो जिला दिए हुए हैं उस प्रमंडल के अंतर्गत वो जिला आते हैं कि नहीं। तो यदि हम लोग पटना प्रमंडल के अंतर्गत भोजपुर बिल्कुल सही, तिरहुत, मुजफ्फरपुर यह भी सही है, मगध के अंतर्गत अरवल आता है यह भी सही है। लेकिन यदि मुंगेर और बांका की बात करें तो देखिए यह जो बांका जिला है वह मुख्य रूप से, हाँ यदि हम लोग बांका जिला की बात करें तो जो बांका जिला है, एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ बांका जिला के बारे में। खैर
देखिए जो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत बांका जिला नहीं आता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 121 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है। यह भारत के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, जो कि मानचित्र पर एक चतुर्भुज बनाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज के हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुंबई के प्रमुख बंदरगाहों को दिल्ली से जोड़ता है? तो देखिए मुंबई के प्रमुख बंदरगाहों को दिल्ली से जोड़ने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH 48, नेशनल हाईवे 48 अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 48। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 170 किलोमीटर लंबी गंडक गंगा नदी जोड़ो योजना शुरू की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित 3 जिलों में से किस जिले को इसका सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा? यानी कि सर्वाधिक लाभ की हम लोग बात करें तो जो सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा वह गोपालगंज, सिवान और सारण जिला को देखने को मिलेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पक्षी स्थिति रिपोर्ट 2023 में लगभग 5 पक्षी प्रजातियों का उल्लेख किया गया है, जो कि बिहार में उच्च संरक्षण प्राथमिकता में है। ग्रेटर एडजुटेंट उनमें से एक है। यह मुख्य रूप से बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जा सकता है? तो यह बिहार के भागलपुर जिले में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में वन्य जीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में बिहार अपना दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। बिहार निम्नलिखित में से किस जिले में अपना दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित करने के लिए तैयार है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कैमूर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केला प्रदर्शनी सह चर्चा कार्यक्रम पटना में आयोजित किया गया। भारत में केला उत्पादन में बिहार 7वें स्थान पर है। इस संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रमुख केला उत्पादक जिला है? यानी कि बिहार का प्रमुख केला उत्पादक जिला की बात करें तो वर्तमान समय में जो अभी तक आंकड़े उपलब्ध है उसके अनुसार मुजफ्फरपुर जो है जो सर्वाधिक केला का उत्पादन करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यह शहर अपने व्यापक कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर उपनाम दिया गया है। अब देखिए जैसे ही प्रश्न आ जाता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, वैसे ही आपको याद करना है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो मुख्य रूप से जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसका जो शुभारंभ है वह माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में किया। तो पहला नंबर विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका लक्ष्य धान, गेहूं, मखाना आदि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर भंडारण सुविधाएं स्थापित करना है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 128 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार मखाना का अग्रणी उत्पादक है, जो भारत के कुल उत्पादन का 85% से अधिक उत्पादन करता है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मखाना विकास योजना भी प्रारंभ की गई है। इस संदर्भ में आपको बताना है कि बिहार का प्रमुख मखाना उत्पादक जिला कौन सा है। यानी कि वर्तमान समय में बिहार में सर्वाधिक मखाना का उत्पादन किस जिले में किया जा रहा है? तो मधुबनी जिले में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने प्रमुख भारतीय शहर पटना के अक्षांश के दक्षिण में अवस्थित हैं? तो देखिए यदि हम लोग जयपुर की बात करें तो जयपुर पटना के उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है, तो पहला गलत हो गया। भोपाल दक्षिण में है, बिल्कुल सही है। लखनऊ भी उत्तर में अवस्थित है, यानी कि तीसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। चौथा वाराणसी दक्षिण में है और कोलकाता यह भी दक्षिण में है। तो प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 3 शहर, जिसमें दो ऑप्शन नंबर 2 भोपाल, ऑप्शन नंबर 4 वाराणसी एवं ऑप्शन नंबर 5 कोलकाता। नेक्स्ट 130 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार में झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? कांवर झील बेगूसराय बिल्कुल सही है। मुचलिंड झील औरंगाबाद, देखिए मुचलिंड झील गया में स्थित है और बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थल है। तो बी नंबर विकल्प गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑब्वियसली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है जिसकी सीमा भारत में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल से लगती है। तो आपको बताना है
कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। यदि निम्नलिखित जो विकल्प दिए हुए हैं उस विकल्प के अनुसार यदि आंसर को सिलेक्ट करें तो जो मधुबनी जिला है उसकी सीमा नेपाल से लगती है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, शेखपुरा जिले की जनसंख्या सबसे कम है। दूसरा कह रहा है पटना बिहार का सबसे साक्षर जिला है। दूसरा नंबर विकल्प तो गलत हो गया क्योंकि बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास है, तो दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। अब देखिए, जब दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बिहार भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय बेल्ट में स्थित है, तो बिहार उष्णकटिबंधीय नहीं, जो बिहार जो है वो मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है, तो पहला नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है पश्चिम चंपारण बिहार का सबसे उत्तरी जिला है और जमुई बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। देखिए, इसमें दो स्टेटमेंट मुख्य रूप से दिए हुए हैं। पहला कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, पहला नंबर तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि जमुई बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है, यह गलत है क्योंकि जमुई नहीं, बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो है वह गया है। इस कारण दूसरा नंबर स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा नंबर स्टेटमेंट कह रहा है बिहार भारत का 3.86% क्षेत्रफल कवर करता है, तो तीसरा नंबर विकल्प भी गलत है क्योंकि जो बिहार जो है वह भारत का मुख्य रूप से 2.84% क्षेत्र ही कवर करता है। तो प्रश्न कह रहा है कितने कथन सही हैं, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं सही है। नेक्स्ट प्रश्न है नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे नया जिला है जिसे कि 2001 ईस्वी में बनाया गया था, तो 2001 ईस्वी में जहानाबाद से अलग कर अरवल को बनाया गया, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की नदियों और उनके उद्गम स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। अजय, गिरिडीह पर्वत। अब देखिए, यदि हम लोग अजय नदी की बात करें तो गिरिडीह पर्वत से निकलती है, गलत है। नेक्स्ट है घाघरा धौलागिरी श्रेणी। यदि घाघरा की हम लोग बात करें तो धौलागिरी नहीं बल्कि नेपाल के नाम्पा श्रेणी से निकलती है, तो दूसरा नंबर भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी, यह सही है। चौथा है करमनासा रोहतास के पठार से निकलती है, यह भी सही है, तो उस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला है। देखिए, पहला नंबर जो विकल्प है वह सही है। दूसरा कह रहा है रामनगर दून की सबसे ऊंची चोटी संतपुर के पास स्थित है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है हरहा नदी घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है, यह भी सही है। चौथा कह रहा है कि कैमूर पठार का विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्वी जिलों में पाया जाता है, तो देखिए चौथा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत है क्योंकि जो कैमूर पठार है उसका जो विस्तार है वह मुख्य रूप से बिहार के दक्षिण पश्चिम जिलों में पाया जाता है, दक्षिण पूर्वी नहीं बल्कि कैमूर का जो पठार है बिहार के दक्षिण पश्चिम जिलों में पाया जाता है, तो प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार की मिट्टी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करें कौन सा कथन सत्य है। पहला, करेल केवाल मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी है जो तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, गलत। दूसरा, ताल मिट्टी उत्तर बिहार के मैदानों के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है, यह भी गलत है। नेक्स्ट है बलथर मिट्टी कैमूर पठार में पाई जाने वाली कम उपजाऊ मिट्टी है, यह सही है, तो इस प्रश्न का आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रमुख झरने दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उस झरने से संबंधित जिला दिया हुआ है। तो यदि दुर्गावती झरना की हम लोग बात करें तो जो दुर्गावती झरना है वह रोहतास में है, यानी कि 1 का हो जाएगा ई। नेक्स्ट है करकट जलप्रपात कैमूर में है, 2 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जियारकुंड जलप्रपात भोजपुर में है, यानी कि 3 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ककोलत जलप्रपात। यदि ककोलत जलप्रपात की बात करें तो नवादा में है, अर्थात 4 का हो जाएगा 1 ए, तो ऑब्वियसली 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब 1 मिनट, हाँ 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसका आधार पर जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 139 नंबर प्रश्न है बिहार के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, किशनगंज की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगती है, बिल्कुल सही। कटिहार की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगती है। देखिए दूसरा नंबर जो विकल्प है गलत हो गया, क्योंकि कटिहार की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है, तो इस कारण दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिज किस राज्य के औद्योगिकरण और विकास का आधार है? बिहार में पाए जाने वाले खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बॉक्साइट मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में पाया जाता है, यह सही है। दूसरा कह रहा है सोना गया, नालंदा और जमुई जिलों में पाया जाता है, यह भी सही है। तीसरा है कि कोयला भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में पाया जाता है, यह भी सही है। और नेक्स्ट, सीसा एवं जस्ता बांका और रोहतास जिलों में पाया जाता है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1, 2, 3 और 4 चारों नंबर जो कथन है वे सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्य है, जिसका 73% क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है। इस संदर्भ में बाढ़ नियंत्रण में निम्न में से कौन सा लाभकारी कदम हो सकता है? पहला, बाढ़ मैदान जोनिंग, बिल्कुल सही। नदी जोड़ना, बिल्कुल सही है। वन रोपण को बढ़ावा देना, यह भी सही है। बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना, यह भी सही है। तटबंधों को मजबूत करना, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पांचों जो विकल्प दिए हुए हैं उसकी सहायता से हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पाई जाने वाली बलथर मिट्टी के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करा कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यह जो बलथर मिट्टी है उसमें चावल की खेती के लिए बलथर मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है, यानी कि बलथर मिट्टी में यानी कि बलुआही मिट्टी में चावल की खेती बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसी कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 143 नंबर प्रश्न है, केनब्रेक नम तराई और बाढ़ के मैदानी क्षेत्र की विशेषता है, जो कि वास्तविक आर्द्र भूमि के समान संतृप्त नहीं है। इस संदर्भ में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में क्रेनबेक पाए जाते हैं? तो जो क्रेनबेक है वो बिहार के पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट 144 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रमुख झरनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला नंबर विकल्प है कि कर्नाटक के कुंचिकुल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि चेरापूंजी के पास स्थित नोहकलिकाई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि शिलोंग पूर्व का स्कॉटलैंड भागसू झरनों से घिरा है, तो भागसू झरनों नहीं बल्कि यह मुख्य रूप से हाथी जलप्रपात से घिरा है, यानी कि 3 नंबर जो विकल्प है वह गलत हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 और 2 नंबर जो विकल्प है वे सत्य हैं। नेक्स्ट 145 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अग्निशामकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अग्निरोधी गियर को बनाने में एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। तो बताइए कि बिहार में एस्बेस्टस निम्न में से किन जिलों में पाया जाता है? तो बिहार में एस्बेस्टस मुख्य रूप से कैमूर और रोहतास, ये 2 जिलों में पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी में विकल्प दिए हुए हैं उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट 146 नंबर प्रश्न है, कैमूर की पहाड़ियों पर पारंपरिक रूप से कई आदिवासी समूह निवास करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऐतिहासिक रूप से कैमूर पहाड़ी श्रृंखलाओं में नहीं पाई जाती हैं? तो देखिए यहाँ जो ओनगेस जनजाति है वो कैमूर पहाड़ी श्रृंखलाओं में नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देख लेते हैं कि यह जो ओगनेस जनजाति है वो मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह में ओगनेस जनजाति पाए जाते हैं। नेक्स्ट 147 नंबर प्रश्न कह रहा है, बिहार के काबर ताल आर्द्र भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। पहला नंबर विकल्प है नवंबर 2020 में इसे बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया, सही है। दूसरा, यह एक अवशिष्ट ऑक्सबो झील है जो बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार होने के कारण बनी है, यह भी सही है। नेक्स्ट है बेटलैंड मध्य एशियाई फ्लाईवे के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 148 नंबर प्रश्न कह रहा है, निरंजना नदी बिहार में स्थित एक पवित्र नदी है जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो जो निरंजना नदी है उसे हम लोग मुख्य रूप से फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, और यह जो निरंजना या फल्गु नदी है वह बोधगया में अवस्थित है।
इस निरंजना नदी ही गया में जाकर फल्गु के नाम में परिवर्तित हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी निरंजना नदी के तट पर या निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, मिथिला क्षेत्र की मूल निवासी हैं, जिसमें भारतीय राज्यों बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से शामिल हैं। तो बताना है कि मैथिली भाषा की उत्पत्ति निम्न में से कहाँ से हुई है, यानी कि मैथिली भाषा की उत्पत्ति किस भाषा समूह से हुई है। तो देखिए जो मैथिली भाषा है इसकी उत्पत्ति इंडो आर्यन भाषा समूह से हुई है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट प्रश्न है कि बिहार की 2011 की जनगणना के आंकड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, वैशाली में लिंगानुपात सबसे अधिक है। पहला नंबर विकल्प गलत हो गया, क्योंकि लिंगानुपात सबसे अधिक है वह गोपालगंज में है, तो पहला नंबर विकल्प गलत हो गया। दूसरा नंबर विकल्प कह रहा है रोहतास में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक पाई जाती है, तो देखिए दूसरा नंबर विकल्प गलत हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार का सबसे साक्षर जिला की बात करें, यदि सपोज प्रश्न पूछ लेता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे साक्षर जिला या बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो इसका आंसर होगा रोहतास, तो दूसरा नंबर विकल्प भी सही है। तीसरा नंबर विकल्प कह रहा है कि समस्तीपुर में सबसे कम शहरी आबादी पाई जाती है, तो तीसरा नंबर विकल्प भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल दूसरा नंबर जो विकल्प है वह सही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।